हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम है जो एसबीआई पीओ के ख़त्म हो चुके हैं और आईबीपीएस पीओ के आपको एडमिट कार्ड है जो मंडे या ट्यूसडे को देखने को मिल जाएंगे। और 17 से आपका आईबीपीएस पीओ का भी एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अपन जो इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे, जो मेंस विजेता चेकलिस्ट है 37, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और किस तरह से आपको है जो इस तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अप्रोच करना है वो भी सीखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि देखिए हमने जो चेकलिस्ट 34 की है और जो चेकलिस्ट 36 की है, ठीक है ना, 36 नहीं की है अपन ने, तो 34 और 36 दोनों है जो आपकी सेम है। वो के वही क्वेश्चन है, कोई भी 1% का भी डिफरेंस नहीं है। इसके लिए मैंने चेकलिस्ट 36 है जो स्किप की है, क्योंकि ये दोनों चेकलिस्ट आपकी सेम है, सारे क्वेश्चन हैं सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके लिए मैंने ये चेकलिस्ट आपकी नहीं करवाई है, ठीक है ना। नहीं तो आप बाद में कमेंट करोगे कि चेकलिस्ट 36 कहाँ है, इसके लिए। और ये चेकलिस्ट है जो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा 34 और 36, ताकि आप इन दोनों को देख सकें और आपको यहाँ पे पता चले कि ये दोनों क्या है, आपकी सेम है, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं रहे कि मैंने है जो एक चेकलिस्ट है जो आपकी छुड़वा दी है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। और कोई पूछे तो कमेंट सेक्शन में आप उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं कि 34 और 36 दोनों आपकी क्या है, सेम है, ठीक है ना। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, क्योंकि इसी से हम और ज़्यादा है जो यहाँ पे पावरफुल होंगे और ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँचेंगी और हम उनकी है जो हेल्प कर पाएंगे, जो हमारा एम है इस चैनल को रन करने का। और टेलीग्राम है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्लास या एग्ज़ाम की, साथ ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती है आपके करंट अफेयर की हो या प्रैक्टिस पीडीएफ हो, मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। और जो डेली बेसिस पे जो आपके फ्री टेस्ट होते हैं, मॉक होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो भी मैं अपडेट करता हूँ ताकि आप जाके उनको दे सके और अपनी ऑल इंडिया रैंक को है जो चेक कर सकें। यहाँ पे शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के देखिए यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो 1 to 5 क्वेश्चन है आपके, तो इसमें देखिए आपको क्या बोला है, वर्ड ऑर्डर क्वेश्चन है ये आपके, यानी कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन मेड बोल्ड, यानी कि उनको बोल्ड किया गया है, ईच ऑफ विच इज़ प्रीसीडेड बाय ए लेटर, ठीक है ना। और उनके आगे वो एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, जैसे ABCD वो ब्लैंक लिखा होता है वो लिखा हुआ है। फाइंड द करेक्ट ईडियम या फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट गिव द सेम मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड एंड मार्क दैट यू एज योर आंसर। यानी कि ब्रैकेट में आपको ऑप्शन में यहाँ पे ब्रैकेट में एक आपको ईडियम का मीनिंग दे रखा है, तो उस मीनिंग का ईडियम क्या होगा ये आपको चूज़ करना है। यहाँ पे कुल मिला के ये क्वेश्चन समझना आपको, ठीक है ना। तो मीनिंग देगा, मीनिंग का आपको ईडियम यहाँ पे फाइंड करना। उल्टा क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको ईडियम देता है उसका मीनिंग बताना है, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है उसका ईडियम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, जिसमें देखिए ये पूरा आपको यहाँ पे पैसेज दे रखा है। अब ये मेन है जो आपका, ये देखो ये ब्रैकेट वाला है, तो इसका मीनिंग है जो कौन सा ईडियम इन 4 में से रिप्रेजेंट करेगा वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अगर कोई नहीं करेगा तो आपको ऑप्शन नंबर E लगाना है। बस ये क्वेश्चन है आपका, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपन है जो ये जो ईडियम दे रखे हैं इनकी पहले बात कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका ईडियम है बीट द क्लॉक। तो पहले अपन है जो इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि बीट द क्लॉक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बीट द क्लॉक का मतलब होता है यानी कि घड़ी को हरा देना। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी ने कोई काम दिया है और एक फिक्स टाइम दे दिया कि उस टाइम पे आपको ये काम पूरा करना है। आपने क्विकली जल्दी से वो काम को उस फिक्स टाइम में पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्विकली एंड फिक्स टाइम पे कोई काम कर देना, ठीक है ना, उसको बोलते बीट द क्लॉक, यानी कि आपने घड़ी को हरा दिया। सेकेंड वर्ड है आपका यहाँ पे, सेकेंड ईडियम है टिकिंग ऑफ द क्लॉक। इसका मतलब होता है वार्निंग देना कि देयर इज़ नॉट मच टाइम, यानी कि किसी को यहाँ पे वार्निंग देना कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे नॉर्मली बोलता है कि जो आपको बोलता है कि है जो घड़ी है जो टिक टिक कर रही है, यानी कि अपन ऐसे भी बोलते हैं जैसे अंतराक्षरी वगैरह खेलते हैं वहाँ पे भी बोलते हैं टिक टिक 1 टिक टिक 2। इसका मतलब क्या है, आपके पास में टाइम कम है। तो यहाँ पे सीधा मीनिंग होगा टिकिंग ऑफ द क्लॉक का मतलब है किसी को वार्निंग देना कि अब आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो नॉट
मच टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम आपका नहीं है। अब देखिए टाइम इज़ ऑन माई साइड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कि अब टाइम आपके पक्ष में है, यानी कि किस्मत वाले हो आप, यानी कि एक गुड चांस होना सक्सेस का, ठीक है ना। सक्सेस का क्या होना? गुड चांस होना। तो गुड चांस होना सक्सेस का, इनको नोट करते हुए जाना आपको, ठीक है ना। मैं सीधा मीनिंग बता रहा हूँ शॉर्ट में यहाँ पे, जो आपको लर्न रखना है, बड़े बड़े सेंटेंस वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये होता है कि गुड चांस होना आपकी सक्सेस का, क्यों? क्योंकि आपने सिचुएशन के इम्प्रूव होने का वेट किया था वहाँ पे, यानी कि कोई सिचुएशन आपकी ख़राब थी, आपने वहाँ पे वेट किया और वेट किया तो सिचुएशन सही हो गई, यानी कि अब आपके है जो जीतने के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं कि अब टाइम है जो क्या है, आपके पक्ष में है, इन द निक ऑफ द टाइम। इसका मतलब वो होता है कि निक ऑफ द टाइम, यानी कि लास्ट मोमेंट पे आपका कोई काम पूरा हो जाना या पहुँच जाना। तो इसका मतलब क्या होता है? ओनली जस्ट इन टाइम, ठीक है ना, आखिरी पलों में, आखिरी क्षण में। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर ये सेंटेंस आपको पता है तो सीधा आंसर कर दो, पूरे को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ना तो यहाँ पे अपने को कुछ समझना है मीनिंग, ना कुछ करना है, सीधा सीधा मीनिंग दे रखा, मीनिंग का ईडियम क्या है वो पढ़ना है और यहाँ पे आपको आंसर करना है, ठीक है ना। एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूँ मैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको ये करना, पूरा रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे वार्निंग दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम, यानी कि वार्निंग देना का अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो ये कहाँ पे पढ़ा था अपने? बी में पढ़ा था, देखो आंसर हो गया बी, ठीक है ना। बस ऐसे ही करना है आपको, यहाँ पे रीड करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है ना। उम्मीद आप समझ गए होंगे जो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखिए अपन आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए अगेन आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं सबका क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अब सारे जो मीनिंग आए हैं आपके पेनी वाले आए, ठीक है ना। तो पेनी है यहाँ पे देख लेते, देखिए जितने भी पेनी के आपकी ईडियम बनते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला है आपका यहाँ पे पेनी फॉर योर थॉट्स, पहला ये है पेनी फॉर योर थॉट्स। तो पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है आपका यहाँ पे टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग, इसका मतलब क्या है? बताना कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए टेल यानी कि बताना, क्या आप थिंकिंग यानी कि सोच रहे हो। तो किसी को अपने विचार बताना, अपने मन के जो थॉट है उसके साथ में शेयर करना, उसको बोलते हैं पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि अपने थॉट्स को, अपने विचारों को उसके साथ में क्या करना? शेयर करना। बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उन पे तो स्ट्रिक्ट रहते हो, उन पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, और बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ठीक है ना, उन पे कोई ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, इसका मतलब है कि छोटों खर्चों पे तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हो और बड़े खर्चों पे आप है जो पैसे को उड़ा देते हो, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट भी है ये, ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्नड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पैसे सेव करने हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको क्या करना है? पैसे सेव करने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इम्पोर्टेंट है क्या करना? पैसे सेव करना, सेव मनी, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। किसी को बोलना कि पैसे सेव करना क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलना है ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, ठीक है। आगे अगला लास्ट है यहाँ पे द पेनी ड्रॉप्स, द पेनी ड्रॉप्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि इंडिकेट करना, यानी कि किसी को ये बताना कि समवन हैज़ फाइनली रियलाइज्ड समथिंग, यानी कि कोई है जो आप कुछ समझ गए, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने किसी को कोई बात समझाई है, पहले तो नहीं समझा लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आया, उस टाइम पे वो है जो वो बात समझ गया है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं द पेनी ड्रॉप्स। इसका मतलब है कि किसी को इंडिकेट करना कि कोई है जो आखिरकार फाइनली कोई बात है जो रियलाइज़ कर गया है, तो इसका मतलब होता है फाइनली रियलाइज्ड समथिंग, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ईडियम का मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव मनी, यानी कि ये ज़रूरी है सेव करना मनी। कहाँ है ये? देखो ये सी में लिखा हुआ है आपका, ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्न। मेरे हिसाब से इस पेनी में से आपने बहुत सारे ईडियम हैं जो आपने पहली बार है जो यहाँ पे देखे होंगे, तो इनको है जो आपको नोट करते हुए चलना है अपनी जो वॉकेब की नोटबुक है उसमें, ठीक है ना।
ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और रीडिंग के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में नहीं आते पर आते ज़रूर है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसके भी है जो मीनिंग समझ लेते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहला आपका थ्रू कॉशन टू द विंड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे एक्ट इन ए कम्प्लीटली रेकलेस मैनर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे जैसे देखो इसी से समझो, थ्रू कॉशन टू द विंड, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है उसमें से गुजरना, क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे रेकलेस मैनर में बिहेव करना, यानी कि एकदम लापरवाह हो जाना, ठीक है ना, लापरवाह बिहेव करना, लापरवाह लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि रेकलेस मैनर में आपको क्या करना है, पूरी तरीके से एकदम लापरवाह हो जाना। रेकलेस मैनर यानी कि एकदम ऐसा बिहेव करना जैसे एकदम क्या हो, आप लापरवाह हो। आगे देखिए, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हेन समथिंग बैड हैपन, जब कुछ आपके साथ में गलत होता है, अदर बैड थिंग्स यूजुअली हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि वो होता है कुछ आपके साथ में गलत हुआ तो उस बुरे टाइम में आपके साथ में और ज़्यादा और गलत हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई, अब गड़बड़ के ऊपर और ज़्यादा गड़बड़ हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। इसका मतलब देखो ऐसे समझो, ठीक है ना, कि आप बहुत ज़्यादा बारिश है, ठीक है ना, अब बहुत ज़्यादा बारिश है तो बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन आप घर के अंदर गए तो घर के अंदर भी क्या है, छेद है, तो वहाँ से भी पानी टपक रहा है, तो इसका मतलब बाहर भी नहीं जा सकते, घर में भी नहीं रह सकते, दोनों तरफ से मुसीबत आ गई है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? हर तरफ से मुसीबत आ जाना, पहले से ही मुसीबत में हो और दूसरी और मुसीबत आ जाना, इसको बोलते हैं अपन व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, ठीक है। आगे देखो, अगला वर्ड है आपका रन लाइक द विंड। अब इसका मतलब क्या होता है? हवा कैसे बहती है आपकी? बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, आपने देखा ही होगा, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, घरों को भी उड़ा देती है। तो रन लाइक ए विंड इसका मतलब है हवा की तरह भागना। इसका मतलब क्या है? वेरी फास्ट। जैसे आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें बोला था कि हवा की तरह दौड़ता है वो, ठीक है ना, तो उसको बोलता है वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज भागना आपको। आगे अगला है वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसके साथ में डील करना, ठीक है ना, यानी कि मुसीबतों का सामना करना। तो देखिए यहाँ पे डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसका सामना करना, ये यहाँ पे होता है। आगे देखिए, अपना वर्ड है यहाँ पे टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो कौन सा होगा? आपका डी होगा, और यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ पे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि ये सेशन है जो आपको कैसा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमको पता होना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल है जो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। आगे देखिए, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसके भी मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले तो क्या दे रखा है? सबसे पहले है यहाँ पे आपका वर्ड है गेट ऑफ द टाइम। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है यहाँ पे बी डिसिसिव एंड सो इनिशिएटिव, यानी कि आपको किसी को बताना है कि आपने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया है, कोई इनिशिएटिव ले लिया है, ठीक है ना, यानी कि पक्का निश्चय कर दिया है कि आपको है जो बैंकर बनना ही है, तो ये बस बता देना पूरी दुनिया को। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है बी डिसिसिव, यानी कि किसी चीज़ पे डिसीजन लेना, ठीक है ना, या फिर क्या करना, शो इनिशिएटिव, यानी कि अपना जो क्या इनिशिएटिव है, यानी कि आपने क्या चीज़ तय कर दी है वो सबको है जो बता देना, ये इसका मीनिंग होता है। अगला वर्ड है द एब एंड द फ्लो, ठीक है ना, द एब एंड फ्लो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू फ्लक्चुएट बिटवीन टू स्टेट्स इन ए रिपीटेड वे, यानी कि फ्लक्चुएशन, यानी कि फिक्स नहीं रहना। दो स्टेट है उसमें क्या होना, यहाँ पे फ्लक्चुएट होना, यानी कि यहाँ पे क्या होना, कंफ्यूज होते हुए रहना, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली अब आप यहाँ पे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, अब मान लो एसएससी की भी है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई, तो अब आप है जो दोनों में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि कभी बैंक की करूँ कभी एसएससी की करूँ, ठीक है ना, इस तरह से फ्लक्चुएट हो गए हो, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आप बता रहे हो इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ठीक है ना, इधर चला मैं उधर चला, वो वाली सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं द एब एंड द फ्लो, ठीक है ना। पर ऐसा करना नहीं है, एक ही एग्ज़ाम है, उस पर ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये वाला काम आपको नहीं करना है भाई, कभी भी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दो सिचुएशन है उनके बीच में क्या होना, फ्लक्चुएट होते रहना, ठीक है ना, लगातार, यानी कि इधर उधर होते रहना है।
अगला वर्ड है आपका एज ब्रॉड एज इट्स लॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देर इज़ नो रियल डिफरेंस विच अल्टरनेटिव इज चूजन, यानी कि यहाँ पे आपने जो चीज़ है जो चूज़ की है उसमें और जो आपने आपकी जो आपके पास में जो पहले चीज़ थी उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपने अल्टरनेटिव चूज़ किया है और जो रियल चीज़ उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना, ठीक है ना। नो रियल डिफरेंस, तो नो रियल डिफरेंस यानी कि पहले आपके पास में कोई चीज़ थी, ठीक है ना, अब वो सही काम नहीं कर रही, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ लेके आए, तो उसमें और पहली वाली में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो उसको बोलते हैं एज ब्रॉड एज इट्स लॉ, ठीक है ना। आगे देखिए एज इजी एज पाई, ये तो है जो बहुत ज़्यादा जनरली आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। ईडियम में एज इजी एज पाई का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ईजी होना कोई काम, ठीक है ना, वेरी इजी टू डू, यानी कि कोई बच्चा भी कर दे उसको बोलते हैं इतना ईजी होना जैसे पाई, ठीक है ना। और ये फ्रिक्वेंटली आपका आता रहता है। अब यहाँ पे अपना वर्ड क्या है? टू फ्लक्चुएट बिटवीन टू स्टेट्स इन ए रिपीटेड वे, तो ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका द एब एंड फ्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर अपना है 5th, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। देखिए पहला वर्ड है आपका यहाँ पे बाय हीडिंग देयर टाइमलेस विजडम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे टू लिसन एंड फॉलो द वैल्यूबल एडवाइस, ठीक है ना। हीड का मतलब ध्यान देना उनके टाइमलेस विजडम को, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब है कि आपने, ठीक है ना, कोई आपको कोई बात बोल रहा है तो उसकी बात को आराम से सुनना है आपको और फॉलो करना है उसकी जो भी वैल्यूबल एडवाइस है उसको, ठीक है ना। आपने देखा होगा आप भी कभी प्रॉब्लम में होता है, कन्फ्यूजन में होते हैं, किसी से एडवाइस लेने जाते हो, ठीक है ना। अब एडवाइस लेने जाते हो किसी अच्छे और ऐसे रेप्यूटेड पर्सन से ही लेने जाते होंगे ना, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो उसकी बातों को क्या करते हो आप? ध्यान से सुनते हो, जो भी वो बोलते हैं उनको फॉलो करते हो। जैसे अपने टीचर्स हैं, ठीक है ना, वो बताते हैं यहाँ पे, या सेलेक्टेड हुए हैं जो भी स्टूडेंट हैं वो भी बताते हैं इस तरह से प्रिपरेशन करो, तो आप उनको सुनते हो, उनको फॉलो करते हो। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? टू लिसन एंड फॉलो करना उनकी वैल्यूएबल एडवाइस को, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है। आगे देखिए कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कि आप मान लो कार्ड्स खेल रहे हो, अब कार्ड्स खेल रहे हो तो आप क्या करोगे? अपने कार्ड्स को चेस्ट पे चिपका के रख दिया आपने, छुपा के रख दिया। इसका मतलब है कि आप क्या करोगे? नहीं दिखाओगे उनको, क्योंकि दिखा दिया तो आप क्या हो जाओगे? हार जाओगे। तो इसलिए अपने राज नहीं खोल रहे हो आप। तो इसका मतलब है कि अपने कार्ड को अपने चेस्ट के क्लोज रखना। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है टू कीप वंस प्लान्स आइडिया हिडन फ्रॉम अदर पीपल, यानी कि अपना राज है जो क्या करना? छुपा के रखना, ठीक है ना। तो अपने प्लान्स हैं या फिर आइडियाज़ हैं, हिडन हाइड करना, ठीक है ना, दूसरे लोगों से। इसका मतलब होता है कीपिंग योर कार्ड क्लोज टू योर चेस्ट, ठीक है ना। आगे देखो अगला वर्ड है आपका टेक द लीड ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एक सीक्रेट है उसको लोगों को बता देना, रिवेल कर देना। तो रिवेल ए सीक्रेट, ठीक है। आगे देखिए लास्ट है बिहाइंड क्लोज डोर। अब बंद दरवाजे में आप कोई भी काम करते हो, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? सीक्रेट काम होता है ना, ठीक है ना। अब दुनिया के सामने तो यहाँ पे ऐसे कोई, जैसे मान लो बहुत सारे पैसे की बात है या कोई इंपॉर्टेंट बात है आपकी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? अलग से जाके करोगे, ठीक है ना, या दुनिया के सामने कर दोगे। यानी कि जो बंद दरवाज़ों में जो भी आपकी बातें होती, जैसे पॉलिटिकल आपकी बहुत सारी बातें होती है, तो वो क्या होती है? क्लोज डोर में होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी उनका गठबंधन होता है, अलाइंसेंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? क्लोज डोर में होते हैं। तभी लोगों को नहीं पता चलता है, जब वो फाइनल डिसीजन लेते तब भी पता होता है। तो बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना प्राइवेटली और सीक्रेट, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आंसर क्या हो सकता है? टू लिसन एंड फॉलो द वैल्यूएबल एडवाइस। तो किसी की वैल्यूएबल एडवाइस है उसको सुनना, उसको फॉलो करना, तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। और यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन ने ये जो भी क्वेश्चन थे अपने वो हमने हैं जो कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पोर्शन है जो अपना ख़त्म हो गया है। अब बचा है अपना यहाँ पे जो सेकंड पोर्शन है,
उसको अपन शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। सेकंड पोर्शन में देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं अपन। आपको बोला है यहाँ पे बिलो आर सम स्टेटमेंट गिवन इन रैंडम ऑर्डर, स्टेटमेंट दे रखे रैंडम ऑर्डर में है। व्हेन दीज स्टेटमेंट आर सीक्वेंस्ड प्रॉपर्ली दे विल फॉर्म ए कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पे पैराजम्बल दे रखा है। सम ऑफ द वर्ड हैव बीन मेड बोल्ड ईच ऑफ विच इज प्रीसीडेड बाय ए लेटर। अब यहाँ पे पीछे जैसे अभी यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा था, बस वहाँ पे पीछे जो आपको बोल्ड में कुछ वर्ड दे रखे, यानी कि क्लोज टेस्ट भी है साथ में। फाइंड द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट गिव द सेम मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड एंड मार्क एज योर आंसर, यानी कि यहाँ पे आपको सिनोनिम फाइंड करना है। जो भी आपका हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है ना, उसका आपको क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करना है। यहाँ पे ये इतना बोला है, ठीक है ना। देखो और ज़्यादा इजी हो गया यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि कौन सा फिल करे कौन सा नहीं करे, सीधा है आपको मीनिंग दे रखा है वर्ड पहले ही, उस वर्ड का आपको सिनोनिम फाइंड करना और कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपका पैराजम्बल है, तो यहाँ पे देखो अर्ली दे रखा है, तो यहाँ पे अर्ली का कोई भी जो भी सिनोनिम होगा ऑप्शन में वो फिल करना है। रिसीव्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सटेंड है, और यहाँ पे अनरिजॉल्व्ड है, तो ये दे रखे, फिर इसको अरेंज करके जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना है, ठीक है ना। और यही मेंस है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है ना, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें अपन, तो इसको रीड तो अपन है जो लास्ट में करेंगे, जब इसको अपन क्या करेंगे, जंबल करेंगे। तो पहले जो मीनिंग है, ठीक है ना, वोकैब है, उसको देख लेते हैं, वो वाला पोर्शन सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद में एक साथ में इसको रीड करके है जो अपन क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे अर्ली दे रखा था, यहाँ पे देखेंगे अर्ली का यहाँ पे क्या मीनिंग है। यहाँ पे अर्ली का मतलब होता है जल्दी, पहले, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा आपका मीनिंग है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे प्रिकॉशियस। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे कि कोई चीज़ है जो अपनी उम्र से या टाइम से पहले ही है जो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको प्रिकॉशियस बोलते हैं। तो इसका मतलब है टाइम से पहले कोई चीज़ टाइम से पहले क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जिसको अपन बोलते हैं बहुत ज़्यादा होशियार है ये, तो यानी कि वो टाइम से पहले क्या हो गया, समझदार हो गया। ऐसे सेंस में अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिकॉशियस बोलते हैं। आगे देखिए आपका प्री डिस्पोज करना। प्री डिस्पोज करने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि किसी को किसी स्पेसिफाइड काम, एक्शन, कंडीशन के लिए जिम्मेदार बनाना, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है जिम्मेदार, यानी कि समझदार बनाना, जिम्मेदारी सिखाना, तो जिम्मेदार बनाना ये इसका मीनिंग होता है। तो कोई एक पर्टिकुलर काम है, उसके लिए किसी को सिखाना, उसके लिए जिम्मेदार बनाना, ठीक है ना, ताकि वो आगे जाके उस काम को अच्छे से कर सकें। प्रीमिनिएंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, श्रेष्ठ हो, सभी से बढ़कर हो, ठीक है ना। एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ का मतलब क्या हो, सभी में बेस्ट, ठीक है ना, बेस्टेस्ट हो यहाँ पे। आगे प्रीजुडिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे एक ऐसा ओपिनियन जो रीज़न या फिर एक्चुअल एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। एक ऐसा क्या होना, ओपिनियन होना, यानी कि आपने किसी को ओपिनियन दिया, पर वो ओपिनियन है जो ना तो उस रीज़न पे है और ना ही जो आपका एक्सपीरियंस उसके हिसाब से आप दे रहे हो, बस यूँ ही दे रहे हो। ऐसे ओपिनियन को क्या बोलते हैं, प्रीजुडाइज, यानी कि पहले से ही बिना बात को जाने, बिना उसको समझे अपना ओपिनियन दे देना। ऐसे होते होंगे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग जिनको कोई बात पता नहीं है, बस अपना ओपिनियन देते जाते हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पे देखो मीनिंग है यहाँ पे अर्ली, यानी कि पहले, तो पहले वाला सेंस आना चाहिए किसी न किसी में, तो वो सिर्फ आ रहा आपका ए में, तो ऑप्शन नंबर ए है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी किसी में है जो अर्ली का सेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे और कोई भी आपका यहाँ पे क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, उसका सेंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो तो उसका सेंस होना चाहिए यहाँ पे, तो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसीव्ड वर्ड है। रिसीव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, प्राप्त करना, पाना किसी चीज़ को, ठीक है ना। पहला वर्ड है आपका अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड है और स्किल है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, यानी कि कोई काम है उसमें कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है, बेस्ट है उस काम में, उसको अपन बोलते हैं अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे हाईली ट्रेंड होना,
किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, हाईली ट्रेंड और स्किल्ड होना किसी काम में, पर्टिकुलर काम में। अकॉम्प्लिश्ड, यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ प्रोड्यूस करना या प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना या फिर प्रोवाइड करवाना। जैसे कोई नेचुरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो आपने उगाया है या लोगों को दिया है, उसको बोलते हैं यील्ड। बेस्टो, बेस्टो का मतलब क्या होता है? बेस्टो का मतलब होता है कोई आपकी स्पेसिफिक जगह है, ठीक है ना, किसी चीज़ को रखने की कोई जगह है, उस जगह पे रख देना है, उसको क्या बोलते हैं? बेस्टो बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे रखना किसी चीज़ को, जैसा आपने देखा होगा आपके घर में भी है, जो आप टॉवल है जो या तो बेड पे रख देते हो, ठीक है ना, या कहीं पे भी रख देते हो, तो मम्मी डांटती है अपने को कि उसको है जो टॉवल को है जो बाहर जाके सुखा के आओ या वहाँ पे रखो। एक पर्टिकुलर जगह होती है तो वहाँ पे रखना होता है उसको। तो उसी सेंस को यहाँ पे बेस्टो बोलते हैं, किसी चीज़ को पर्टिकुलर उसकी जगह पे क्या करना है, अच्छे से रखना है, उसको बेस्टो बोलते हैं। आगे आपका प्रोकर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करना, पाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोक्योर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे रिसीव्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? प्राप्त होना, किसी चीज़ को पाना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला वर्ड है आपका, यहाँ पे अगला वर्ड है आपका एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। अब बढ़ाने का मतलब है उसकी लेंथ को, ब्रेथ को, या किसी तरह से उसको एक्सपेंड कर देना, ठीक है ना, फैला देना, बढ़ा देना, ये सारे सेंस होते हैं इसके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे एब्रीवेट। देखो एब्रीवेट का तो मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, ये तो इसका एंटोनम है। तो एब्रीवेट का मतलब होता है मेक समथिंग यहाँ पे शॉर्टर। तो किसी को, जैसे कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, कोई टेक्स्ट है, उसको क्या कर देना? छोटा कर देना, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं एब्रीवेट फॉर्म। आगे अगला वर्ड है आपका यहाँ पे एलोगनेट। एलोगनेट का मतलब क्या होता है? एलोगनेट का मतलब होता है मेक समथिंग लॉन्गर, ठीक है ना, किसी को और ज़्यादा लंबा कर देना, खास करके उसकी जो विड्थ होती है, ये किसके रेस्पेक्ट में आता है? जो आपकी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई को यहाँ पे क्या कर देना? और ज़्यादा बढ़ा देना, ये सेंस होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है ये वाला। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे एब्रिज है। अब देखो यहाँ पे एब्रिज का मतलब भी होता है यहाँ पे किसी चीज़ को क्या कर देना? शॉर्टन कर देना। पर इन दोनों में एक फ़र्क होता है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो दोनों में समझो आप, एब्रीवेट करना या एब्रिज करना, दोनों में फ़र्क क्या होता है? एब्रिज में तो होता है किसी को शॉर्टन कर देना, पर विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग, ठीक है ना। तो विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि आप शॉर्ट तो करोगे लेकिन जो सेंस है उसका, वो सेंस है जो आपका रहना चाहिए, सेंस नहीं हटना चाहिए। और इस शॉर्टन का मीनिंग तो क्या है? सीधा छोटा कर देना। आप सेंस रहे नहीं रहे ज़रूरी नहीं है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना। है दोनों को मीनिंग सेम, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस, उम्मीद आप समझ गए होंगे। एब्रीवेट करने का मतलब तो है बस छोटा कर देना किसी चीज़ को, और एब्रिज का मतलब तो है छोटा तो करोगे लेकिन उसका मीनिंग है जो सेम होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है आप इन दोनों वर्ड को याद रखोगे और यहाँ पे इनका मीनिंग भी यहाँ पे याद रखोगे। कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी को छोटा कर देना। ये भी आपका क्या है? एंटोनम है। तो किसी चीज़ को क्या कर देना? नैरोड कर देना। कैसे? जैसे ये कोई चीज़ है तो इसके चारों ओर से अपन क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना। चारों ओर से क्या करेंगे अपन? यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे। तो चारों ओर से यानी कि उसके सराउंडिंग से प्रेशर लगा के किसी चीज़ को क्या कर देना? छोटा कर देना। उस सेंस में आपका क्या आता है? कंस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। नॉर्मल छोटा करेंगे तो यहाँ पे एब्रीवेट या एब्रिज आ जाएगा, लेकिन चारों ओर से उसकी बाउंड्री से अपन चारों ओर से प्रेशर लगा के उसको छोटा कर रहे हैं, तब आपका वर्ड आएगा कंस्ट्रिक्ट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक ही वर्ड है, यहाँ पे किसी चीज़ को लॉन्गर करना। ऑप्शन नंबर बी है, यही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो यहाँ पे अगला वर्ड है आपका यहाँ पे अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व का मतलब क्या है? कोई चीज़ है, कोई काम है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो है जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? अनरिजॉल्व है, यानी कि पूरा नहीं हुआ है या सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंस आएगा, अधूरा काम है, ठीक है ना, इस तरह का सेंस आएगा। देखो यहाँ पे लूमिंग। लूमिंग का मतलब तो होता है कोई आपके साथ में बुरी घटना हो रही है या आपको मन में ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ में कुछ अशुभ होगा, तो इस तरह की फील होना, ठीक है ना।
बैड फीलिंग होना एक तरह से, ठीक है ना। यानी कि देखा होगा आपने कभी कभी आपके मन में है जो कभी कभी अचानक से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, यानी कि ये मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला, कभी कभी अंदर से फीलिंग आती है, तो उसी फीलिंग को अपन क्या बोलते हैं, लूमिंग बोलते हैं। आगे देखो, अगला वर्ड है आपका यहाँ पे रेजुलेट। रेजुलेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रेजुलेट का मतलब होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय होते हैं, अपना यहाँ पे जो लक्ष्य है उसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, कभी भी यहाँ पे समझौता नहीं करते हैं, ठीक है ना। अनवेवरिंग होते हैं। वेवरिंग का मतलब तो क्या है, चेंज होने वाला। अनवेवरिंग यानी कि वो अटल रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं है, परिवर्तित नहीं होते, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाइड का मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब तो होता है एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जो एसी को आपका यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं रेक्टिफाइड करना, ठीक है ना। जैसे अपने घर में जो करंट आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वायर से है जो दूसरा आता है और अपने घर में है जो दूसरा आता है, एसी डीसी वाला जो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। आपने डायोड वगैरह पढ़े होंगे जिसके फिजिक्स थी, ठीक है ना, उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब तो होता है किसी चीज़ को जीत लेना, अपने कब्जे में कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी चीज़ पे क्या कर देना, कंट्रोल कर देना, कंट्रोल लेना, पर कैसे, मिलिट्री फोर्स से, मिलिट्री फोर्स से। तो जैसे देखा होगा आपने यहाँ पे पुरानों ज़माने में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जो यहाँ पे जो पुराने ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी या फिर अंग्रेज होते थे, क्या करते थे, यहाँ पे सेना के जोर पे, यहाँ पे किलों पे, ठीक है ना, और स्टेट्स पे, जगहों पे क्या कर देते थे, कब्जा कर देते थे। तो उस सेंस में आपका आता कॉन्कर्ड, किसी चीज़ को जीत लेना, अपने कब्जे में कर देना। अब यहाँ पे देखो, अनरिजॉल्व, कोई चीज़ है जो आपका अनरिजॉल्व है, इनकम्प्लीट है या अधूरा है, ऐसा सेंस है जो कहीं पे आ रहा है, इन चारों मीनिंग में से कहीं पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे चारों आंसर नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ई है जो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे क्लोज टेस्ट के। लास्ट में एक क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे आया है, यहाँ पे इसको अरेंज करने के बाद में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं एक बार, कि यहाँ पे अपने को क्या बोला है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि अपना पैराजम्बल भी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ने कर दिया, अब ये पैराजम्बल है जो आपका प्री लेवल का है, ठीक है ना। अब ये आपका पैराजम्बल कौन सा है, प्री लेवल का है। तो यहाँ पे है जो अपन इसको रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे अपने को क्या बोला है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पी में बोला है आफ्टर ऑल, यानी कि इन सब के बाद में, इट इज़ टू अर्ली टू इंडिकेट डैट, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी है ये बताने की, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, यानी कि कोई काम है, पूरा सब कुछ सुन के बैठ के आपको उसके बाद में ही डिसीजन लेना पड़ता है। अब पहले बोल दोगे तो क्या होगी, जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगी, इन सब के बाद में ये बहुत ज़्यादा क्या होगी, जल्दबाजी होगी, ये इंडिकेट करने में डैट हायर पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन विल बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर इवन इफ एप्लीकेंट्स मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हाई पेंशन यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पेंशन देने का, बहुत ज़्यादा पेंशन देने का जो आपका यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, भले ही यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आवेदन किया है, सभी नियम और शर्तों को वो पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी अभी क्या, ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, जल्दबाजी होगी, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखो अगला वर्ड है यहाँ पे, तो देखो आफ्टर ऑल इट, यानी कहीं बीच की बात लग रही है, तो पी आपका यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है ना। आगे देखो, द मैटर pertains to two categories of applicants, those who retired from service prior to September 1, 2014। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो मैटर है, यानी कि जो मामला है, ये जो आवेदन किए हैं, ठीक है ना, एप्लीकेंट्स है, वो एप्लीकेंट्स आपकी दो कैटेगरी के, दो श्रेणी के हैं। कौन कौन से हैं, ये वो है जो सितंबर आपका 1 सितंबर 2014 से पहले जो आपके क्या हो गए थे, रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो तरह के आपको यहाँ पे क्या बोले हैं, एप्लीकेंट्स बोले दो तरह के होंगे, ठीक है ना। तो पहला तो कौन होगा, जो आपका यहाँ पे सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुआ होगा। अब बाद में दूसरा भी बताएगा आपको, ठीक है ना, तो दूसरा भी बताना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे मतलब कोई ऐसा आएगा जो आपको यहाँ पे बताएगा कि दूसरा कौन सा होगा। भाई दो कैटेगरीज है, पहली तो बता दी जो इस टाइम से पहले रिटायर्ड हुए हैं, दूसरा कौन सा है तो देखेंगे यहाँ पे पैर बनेगा अपना।
अब बात करते क्या स्टार्टिंग होगा द मैटर। अब कौन सा मैटर है, कहाँ का है, अपने को ये तो पता चल रहा है पेंशन की बात हो रही है, तो पेंशन कौन से डिपार्टमेंट की है, कैसी है, कहाँ की, कुछ नहीं पता, ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा। आगे देखो एंड दोज हु लेफ्ट सर्विस आफ्टर द डेट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से देखना अपने को। और वो जिन्होंने सर्विस है जो छोड़ दी आफ्टर द डेट एंड दोज हु आर स्टिल इन सर्विस, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं इस तारीख के बाद में सेवा, यानी कि उन्होंने सर्विस अपनी छोड़ दी है और जो आगे भी सेवा में है। अब यहाँ पे इसका मतलब आप समझ रहे हो, पहली कैटेगरी तो यहाँ पे बताई है, दूसरी कैटेगरी यहाँ पे बताइए। इसका मतलब है सीधा सीधा समझ गए क्यू और आर का आपका यहाँ पे क्या है, पेयर है, ठीक है ना। क्यू और आर का क्या है आपके पास में, पेयर है, तो एक पेयर तो अपने को मिल गया यहाँ पे क्यू और आर का। आगे देखते हैं यहाँ पे नियरली 16 लाख एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड सो फार। अब यहाँ पे लगभग है जो 16 लाख है जो यहाँ पे एप्लीकेशन मिली है, येट अनदर एक्सटेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और यहाँ पे बोला है कि एक और यहाँ पे एक्सटेंशन यानी कि और ज़्यादा डेट आगे बढ़ाने का यहाँ पे कोई भी मना नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये बात बोली है। आगे देखो द मूव बाय द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे EPFO है, आपका एग्जाम भी आता है यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे क्या करता है, आपको पेंशन देने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम आया है, यानी कि जो EPFO है एक्सटेंड उन्होंने बढ़ा दिया है, क्या बढ़ा दिया है, डेडलाइन, यानी कि कोई तारीख थी, जैसा आपने भी देखा होगा IBPS PO का डेडलाइन आपका एक्सटेंड किया गया था, जो लास्ट डेट था उसी को डेडलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है तीसरी बार, किन के लिए, जो एम्प्लॉय और पेंशनर्स है, टू एक्सरसाइज द जॉइंट ऑप्शन फॉर हाई पेंशन इज ऑफ लिमिटेड रिलीफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे कि हाई पेंशन के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन थे उनके लिए को तीसरी बार में आपका यहाँ पे बढ़ा दिया है। किन के लिए बढ़ा दिया है, जो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, ताकि वो क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। ये ऑप्शन है जो आपका हाई पेंशनर है, इज़ ऑफ लिमिटेड रिलीफ, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पूरा नाम आ रहा है आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एस है जो आपका क्या हो सकता है, स्टार्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ, टी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे अपन कौन सा होगा। एज सेवरल इशूज़ रिमेन्स, अब बहुत ज़्यादा इशूज़ है रिमेन्ड अनसॉल्व, जो अभी भी है, जो आपके सॉल्व करने बाकी है। As the entire process is an outcome of the Supreme Court judgment of the November 2022। अब यहाँ पे बोला है आपको कि ये जो पूरा मुद्दा है अभी क्या है, अनरिजॉल्व है, और यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस है इसका जो आउटकम है यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो निकलेगा कब, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है आपका नवंबर 2022 को, ऑन द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन 2014 टू द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। यानी यहाँ पे बोला है कि ये मुद्दा अभी भी आपका अनसुलझा है। क्यों, क्योंकि यह पूरी ये जो प्रोसेस है यहाँ पे EPF का, ठीक है ना, EPS का जो एम्प्लॉय का पेंशन स्कीम का पूरा प्रोसेस है, इसमें 2014 के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, आपका अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया था। उसकी वैधता यानी कि उसकी वैलिडिटी थी जो आपकी 2022 नवंबर 2022 के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका यहाँ पे आउटकम है, उसका परिणाम है, यहाँ पे ये आपको बोला है। तो देखो यहाँ पे ये भी कहीं बीच की बात है, कौन सा इशू रिजॉल्व है अभी अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 5 स्टेटमेंट है अपने पास में, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे अब अपने को ये तो पता चल गया कि एस है जो आपका क्या है, स्टार्टिंग है। अब यहाँ पे देखो अगर आपने ढंग से रीड किया है, समझा है यहाँ पे, तो देखो P में आपको बोला है पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन विल बिगिन दिस फाइनेंशियल ईयर इवन इफ एप्लीकेंट्स मीट ऑल द कंडीशन, यानी कि पेंशन स्कीम है जो अब आपकी है जो इस फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगी। देखो विल आया है, फ्यूचर टेंस का बताया है, ठीक है ना। तो पहला नंबर के आपने मेरी क्लासेस देखी हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे सजेशन देते हो या फिर फ्यूचर की बात करते हो, वो हमेशा आपका कहाँ आता है, लास्ट में आता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो P तो है जो आपका लास्ट में आएगा कि ये है जो काम अब आपका उस टाइम से है जो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद में, किन सब के बाद में, जो भी ये बातें हुई इन सब के बाद में यहाँ पे बोला है कि ये बहुत ही जल्दी होगा, जल्दबाजी होगी यहाँ पे पेंशन को शुरू करने का, इस तरह से यहाँ पे बात बोली है, ठीक है ना। अब अपने को स्टार्टिंग और यहाँ पे लास्ट वाला मिल गया है, यानी कि जो पीछे आंसर दे रखा है अपने को, क्वेश्चन पूछा उसका तो आंसर मिल गया है। अब बाकी के भी अरेंज करते हैं यहाँ पे। अब देखो Q और R का पेयर है आपका, अब Q और R का पेयर है तो बस आपको यहाँ पे T की पोजीशन देखनी है, T कहाँ आएगा, ठीक है ना। देखो T यहाँ पे तो आपका नहीं आ सकता, तो T या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहाँ पे हो सकता है।
पहले तो देखो बात क्यू में बोला है यहाँ पे जो मैटर है, ठीक है, जिसमें 2 कैटेगरीज में आपके यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपके रिटायर हुए हैं उस समय से पहले और उसके बाद में यहाँ पे येट अनदर एक्सटेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, एक और एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे बात बोली है। अब यहाँ पे टी में तो बोला है बहुत सारे इशू है जो आपके अभी भी क्या है अनरिजॉल्व है, यानी कि उनको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है ना। एज द एंटायर प्रोसेस इज ऑन आउटकम, पूरा प्रोसेस आपका डिपेंड करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर, और जो वैलिडिटी है अमेंडमेंट की मेड इन जो 2014 में अमेंडमेंट किया है वो आपका यहाँ तक रहेगा, ये यहाँ पे EPS का, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एस में तो आपको बोला है कि उसने तीसरी बार जो एक्सटेंड किया है यहाँ पे एम्प्लॉय का, पेंशनर का यहाँ पे, ठीक है ना, हायर पेंशन के लिए। अब यहाँ पे क्यों किया है, अब तीसरी बार एक्सटेंड किया तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। अब वो रीज़न किस में बताया आपको, तो देखो ये रीज़न है जो आपका यहाँ पे टी में बताया है कि एक्सटेंड क्यों किया है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो इशू है वो आपके क्या है अनरिजॉल्व है, इसके लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया है। यहाँ पे आए समझ में कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इशू बताया है, ठीक है ना, यहाँ पे बोला है एक्सटेंड किया है, और एक्सटेंड क्यों किया है तो उसका रीज़न है जो आपको यहाँ पे टी में दिया है। तो एस के बाद में क्या आएगा आपका टी आएगा। अब टी यहाँ आ गया तो क्यू और आर का पेयर आपके पास में पहले ही है, तो STQRP, तो STQRP आपका क्या है, ये करेक्ट अरेंजमेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो अपना जो लास्ट क्वेश्चन उसकी ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में बोला है इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे स्टार्टिंग कौन सा है, S है, और यहाँ पे टर्मिनल का मतलब होता है फाइनल, तो फाइनल कौन सा, P है, SP कहाँ है आपका, E में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।